हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका योर क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना शशांक। तो चलिए देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं तो यूपी लेखपाल की तैयारी किसके द्वारा की जाती है? यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो 5200 सीटें आपकी निकल रही हैं, तो ये अब जैसे ही आपका यहाँ पे लॉकडाउन खत्म होगा तुरंत ही आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग अभी से यानी लगभग 1 डेढ़ महीना 2 महीना और है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है वो साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो भी क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस किया करें। ठीक है, तो अब ये एक क्विज है। इस क्विज का एक रूल है कि अगर आपके यहाँ पे क्वेश्चन सही हो तो वहां पे +1 लिखना, अगर गलत हो जाए तो वहां पे आप ना -1 लिखना। ठीक है, और एंड में जब आपका यहाँ पे क्विज खत्म हो तो उसका टोटल वहां पे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला सवाल, SGSY का पूर्ण रूप क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। कोशिश कीजिएगा 10 सेकंड के अंदर आपको ये जवाब आना ही चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगर ऑप्शन नंबर ए किया है तो अपने आप को दीजिए +1, वरना कर दीजिए -1। तो देखिए SGSY, एस से क्या हो गया आपका स्वर्ण जयंती, जी से क्या हो गया आपका ग्राम, फिर नेक्स्ट एस से स्वरोजगार, और वाई से क्या हो गया योजना। तो स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत यहाँ पे 1 अप्रैल 1999 को ये योजना प्रारंभ की जाती है, जिसके माध्यम से ग्रामीणों को, यहाँ ध्यान रखिएगा, ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे मनरेगा चलती है ऐसे ही इसको आपका प्रारंभ किया गया था 1999 में। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ठीक है, पहले खुद से यहाँ पे ट्राई कीजिए, फिर देखिएगा राइट आंसर। एंड टाइम अप। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए राइट आंसर अगर आपने दिया था ऑप्शन नंबर सी, तो अगर ऑप्शन नंबर सी था तो +1 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अलीगढ़ से भी अगर बात की जाए तो अलीगढ़ के क्या आपके फेमस है? ताले फेमस है। ठीक है, तो देखो मिर्जापुर के आसपास का जितना भी एरिया है, यानी बनारस हो गया आपका या फिर सोनभद्र हो गया, इस पूरे एरिया में जो सबसे ज्यादा यहाँ पे कार्य किया जाता है वो कालीन का ही किया जाता है। ठीक है, अब इसको याद रखिएगा। तब तक बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से कहां तक पहुंच गया है? सवाल ये पूछ रहा है, पहले खुद से ट्राई करो 10 सेकंड में इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए टाइम अप। तो देखिए अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ कीजिएगा +1, वरना कर दीजिएगा -1। तो देखिए यहाँ पे लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपसे कहा जाता है कि कुल यहाँ पे कितनी महिलाएं हैं 1000 पुरुषों में। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है? आपका लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कितना है आपका 912, और पहले कितना था 898। तो अब मुझे बताओ कि 2001 से वो घटा या बढ़ा? तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे बढ़ा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है? ठीक है, इजी भी है थोड़ा सा, लेकिन खुद से पहले ट्राई कीजिए कि यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। चलिए टाइम आप। तो अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर डी तो आपको मिलता है 1 नंबर, और अगर आपने किया है गलत तो आपके काटे जाते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जब भी बात आएगी आपकी, तो चीनी मिलों में या आपका या चीनी के उत्पादन में सबसे आगे है। इसके अलावा गेहूं, ठीक है, और इसके अलावा आलू, इसमें ये अग्रणी राज्यों में आता है। ठीक है, अब मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बीपीएल सूचियों से छूटे बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? मतलब जिनका नाम बीपीएल की सूची में नहीं आ पाया, ऐसे लोगों के लिए कौन सी स्कीम जारी की गई थी? ठीक है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या होगा।
चलिए अब इसको साथ मिल के सॉल्व करते हैं। तो उसमें यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका समाजवादी पेंशन स्कीम। ठीक है, तो समाजवादी पेंशन स्कीम आपकी यहाँ पे इसीलिए प्रारंभ की गई ताकि बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाया जा सके। तो ये भी पूछा सकता है समाजवादी पेंशन स्कीम किससे संबंधित है, तो बीपीएल परिवारों से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है, मतलब कौन सा न्यायालय अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर, फिर हम लोग चेक करते हैं सही क्या है। एक चीज़ और, यहाँ पे आपको खुद से आंसर देना होगा ईमानदारी से, ताकि आपको ऑनलाइन क्विज का पूरा फायदा मिल सके। ठीक है, तो अगर निकालना है एग्जाम तो खुद से ईमानदारी बरतनी ही है। देखिए अगर आपने यहाँ पे लगाया ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप को दीजिए +1, यानी इटावा जिला न्यायालय को अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित या फिर कार्य लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब उम्मीद करता हूँ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है। याद रखिए यूपी SSS का एग्जाम है, इस तरीके के सवाल बहुत ही आते हैं और आपको पता भी होने चाहिए। तो पहले खुद से ट्राई कीजिए ऑप्शंस को, फिर देखिएगा राइट आंसर क्या है। चलिए टाइम आप। तो अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन लगाया था सी तो अपने आप को दीजिए +1, और वहीं अगर गलत किया है तो -1 आपका होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो आप बात किया किसकी की गई थी, अधिकारी की। ठीक है, तो लिपिक यहाँ पे क्या होते हैं आपके बाबू टाइप के होते हैं। ठीक है, तो अधिकारी नहीं हो सकते थे। वहीं राज्यपाल क्या है, एक संवैधानिक पद है। ठीक है, वो अधिकारी तो है लेकिन एक संवैधानिक अधिकारी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लेखपाल। एक चीज और, ब्रिटिशर्स के आपके समय पे इसे पटवारी पद कहा जाता था। क्या कहते थे, पटवारी, इसलिए आज भी आप लेखपाल को पटवारी ही कहते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, यहाँ पे खुद से पहले ट्राई कीजिए, फिर चेक कीजिएगा राइट आंसर। चलिए टाइम आप। तो देखिए यहाँ पे अगर राइट ऑप्शन की बात की जाए तो अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर डी यानी 31 सीटें तो आपको मिलता है +1, वरना आपका हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है किस चीज़ के लिए, राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश से 31 सीटें। अब मान लो उसने पूछ लिया आपसे कि सबसे कम सीटें कहाँ से हैं, तो त्रिपुरा राज्य से सबसे कम सीटें होती हैं। अच्छा, राज्यसभा में जो आपके लोग जाते हैं उसे चुनता कौन है, तो अब ये याद कर लेना कि एमएलए के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इतिहास से है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा इजी भी होगा, और फिर चेक करना राइट आंसर। कोशिश करके कमेंट बॉक्स या नोटबुक अपने पास जरूर रखो, और जो जो चीजें बताई जाए उनको अक्षर सा केवल नोट करते जाओ। ठीक है, तो आपके नोट्स अच्छे वाले तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे 1992, कौन सी 1992, 9 अगस्त 1992 को गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया था, करो या मरो, डू और डाई। तो ये जो नारा था इसी के माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया था भारत छोड़ो आंदोलन। इसे क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कब शुरू हुआ था आपका, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, अब ये चाहो तो नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, ये पूछा गया गदर क्रांति के बारे में। तो यहाँ पे पहले खुद से ट्राई कीजिए राइट आंसर क्या होगा, फिर चेक करते हैं हम लोग साथ में। चलिए अगर आपने यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर ए
तो मिलता है आपको +1, वरना कर लीजिएगा -1। तो गदर क्रांति, गदर क्रांति शुरू हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के बाद, ठीक है। और बाकी अगर आप घटनाएं देखोगे तो ये उसके तत्पश्चात यानी उसके बाद की घटनाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। मेरु रज्जु के बारे में पूछा गया आपसे कि कार्य क्या है उसका, ठीक है। पहले फटाफट बताइए इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या होगा, या फिर नोटबुक में से नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर सी तो अपने आप को दीजिए +1 वरना -1, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जाए तो स्पाइनल कॉर्ड की, तो एक चीज याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड के जब भी नाम आता है तो वो किससे जुड़ा होता है, आपका नर्व से जुड़ा होता है। और नर्व्स क्या करती हैं, आपकी प्रतिवर्ती क्रियाओं को कार्य करती है। तो उसका नियंत्रण कौन कर रहा है, आपका मेरु रज्जु कर रहा है, ठीक है। चलिए इसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट ही माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है। उपराष्ट्रपति को हटाने की बात की जा रही है। पहले यहाँ पे खुद से सोचिएगा राइट ऑप्शन क्या होगा, फिर हम लोग साथ में मिलकर करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे अगर आपने किया है ऑप्शन नंबर ए, तब तो आपको यानी राज्यसभा, तब तो आपको मिलेगा +1 वरना कर लीजिएगा -1। अब देखो यहाँ पे राज्यसभा के जो कह सकते हैं चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन कौन होते हैं आपके, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन है, आपके वेंकैया नायडू। तो अब अगर इनको अगर उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाना है तो हम उन्हीं के वहीं पे जाएंगे जहां पे वो क्या थे, आपके मुखिया थे। इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पूछा गया, किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रशांतक मतलब यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पे किस चीज, कौन से केमिकल को इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। पहले फटाफट 10 सेकंड में इसका जवाब दीजिए, फिर चेक करते हैं राइट आंसर। देखिए अगर आपने यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी वेलियम, वेलियम को हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर वेलियम दिया है तो अपने आप को दीजिए +1 वरना कर लीजिएगा -1। तो वेलियम का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, औषध के रूप में किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और वहीं एस्पिरिन का यहाँ पे उपयोग किसके लिए होता है, आपका सर दर्द के लिए किया जाता है। और एम्फिसिलिन क्या है, आपकी एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित नृत्य है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर चेक करना राइट ऑप्शन। एक चीज और, कैलकुलेट भी साथ ही साथ करते जाना ताकि बाद में घंटा भर ना लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आपने लगाया था ऑप्शन नंबर बी तो आपको मिलता है +1 वरना कर लीजिएगा -1, ठीक है। तो केरल से संबंधित है मोहिनी अट्टम, जो भगवान विष्णु के रूप मोहिनी पे आधारित है, ठीक है। तो इसको एक चीज याद रखिएगा कि ये एक धार्मिक नृत्य है। कैसा नृत्य है आपका, धार्मिक नृत्य है। किसके आधार पे, भगवान विष्णु के आधार पे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर आपने यहाँ पे लगाया ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या है, एनएनपी का मतलब क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट और ये एफसी क्या है, ये भी तो कंफ्यूजिंग है। इसका मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो अगर ये नेट नेशनल फैक्टर कॉस्ट है तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को, ठीक है। और वहीं ये क्या है आपका, एमपी का मतलब होता है यहाँ पे मार्केट कॉस्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ हर एक ऑप्शन अब क्लियर हो गया होगा। तो एनडीपी का फुल फॉर्म भी रह गया है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
ठीक है, अब मेरे ख्याल से सारे ऑप्शन यहाँ पे क्लियर हो गए, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स उसका राइट आंसर क्या होगा, फिर हम लोग साथ में चेक करते हैं। देखिए अगर आपने यहाँ पे राइट ऑप्शन टिक किया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपको मिलता है +1, वरना कर लीजिएगा -1। तो कावेरी नदी जो है, इसकी 3 नदियां हैं आपकी, कौन सी, काबिनी, हेमवती और अमरावती। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा के, एच और ए, तो ये 3 नदियां क्या हो गई आपकी, इसकी सहायक नदियां हो गई, जो कि कहाँ से बहती हैं आपकी, कर्नाटक से होती हुई बहती हैं। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में किस महिला के द्वारा भाग लिया गया था? ठीक है, तो पहले खुद से यहाँ पे ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन टिक किया है डी, यानी बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की लड़ाई लखनऊ से लड़ी गई थी। ठीक है, ये उस समय वहाँ पे उन्होंने लड़ाई ली थी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा कि अगर भाई झांसी की रानी की बात की जाए तो लक्ष्मीबाई झांसी से हो गई। वहीं तात्या टोपे के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने कहाँ से लड़ाई लड़ी थी, तो कानपुर शहर से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी 1857 की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समान प्रावस्था में कंपायन माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ठीक है, पूछा गया है जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो पार्टिकल्स के बीच में, उसे क्या कहा जाता है? 10 सेकंड है, पहले खुद से ट्राई करो, कठिन लगेगा, अभी हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपने दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो तरंग दैर्घ्य को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं ना, राइट। तो यहाँ पे पूछा भी क्या गया था आपसे, दूरी के बारे में, तो लेंथ केवल एक ही चीज़ है, क्योंकि आवृत्ति क्या होती है, ये आपको एक समय के अंतराल में कौन कितना यहाँ पे संवेगन कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो यानी बाकी 3 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ था, वेव लेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे किस योजना के द्वारा या किसके द्वारा यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था? ठीक है, कि उस संरचना के मॉडल को बनाया जाए। 10 सेकेंड है, पहले खुद से ट्राई करो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा, वो इंसान है, वो सोच है कोई, या फिर यहाँ पे योजना है। देखिए यहाँ पर अगर आपने टिक किया है ऑप्शन नंबर बी यानी पूरा, ठीक है, तो देखो पूरा जो आपकी योजना थी इसके माध्यम से यहाँ पर आधारभूत संरचना, यहाँ पे शहरी आधारभूत संरचना का मतलब क्या हुआ, जैसे बिजली की सुविधा है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सड़क की सुविधा है, तो इसके लिए जो योजना शुरू की गई पूरा, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया आपका, इसका फुल फॉर्म हो गया, इसको नोट कर लेना आपने कहीं पर, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो इसको बाद में पॉज करके इसको नोट भी कर लेना साथ में कि पूरा का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस। तो अब एंड में कैलकुलेट करना खुद से और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। ठीक है, ताकि जब भी नया डेवलपमेंट होगा तो आपको खुद से इसका एहसास होगा। तो चलिए तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।